गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, थोड़ा व्यवधान आ जाता है तो मैं सोचता तो हूँ कि हर दिन आपके पास एक वीडियो पहुँचे, लेकिन मैं बोला था ना लास्ट वीडियो में कि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं मेरा चल रहा है, तो थोड़ा इस वजह से मनाइए कि मैं स्वस्थ रहूँ। जैसा कि मैं कह चुका था कि जल्दी ही टेंस पर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, तो टेंस की एक्सरसाइज का आज पहला दिन है। तो अगर भैया नए व्यूअर हो, क्लिक किए हो, तो मेरे पढ़ाने का आप प्रोसीजर समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं फाउंडेशन जो भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो फाउंडेशन कोर्स है A to Z, यानी उसको आप पढ़ लेते हो तो दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। समग्र ग्रामर है मेरे चैनल पर, आपको समग्र ग्रामर विधिवत A to Z दिया जा रहा है चैप्टर वाइज। तो इस बारीकी को आपको समझना पड़ेगा और प्रत्येक टॉपिक पर मैं एक्सरसाइज कराने का प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। तो जैसा कि वॉइस में मैंने 16 एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, ठीक है ना। अभी और देना है, ठीक। स्टार्टिंग पर भी मैंने 3 एक्सरसाइज कराया है। कहाँ पर? कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से कराया है, लेकिन वो भी पेंडिंग में चल रहा है, बंद है, वो भी शुरू होगा। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि टेंस में स्टूडेंट कमजोर होते हैं, तो टेंस को सबसे पहले सही किया जाए। और यह जो मेरा टेंस है, चाहे कोई भी टॉपिक किसी भी स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवेज कुछ भी दे रहा हो, एकेडमिक पढ़ रहा हो, हाई स्कूल, इंटर का बच्चा हो, सबके लिए A to Z है। यानी मैं जो यूट्यूब चैनल पर आपको मैटर दे रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश दे रहा हूँ। यानी बेसिक इंग्लिश से शुरू होती है और एडवांस इंग्लिश तक मैं जाऊँगा। तो काफ़ी मैटर पढ़ चुके हैं। 446 वीडियोस आपके पास पहुँच चुकी है और लगभग चैप्टर जैसे नाउन है लगभग समाप्त है, प्रोनाउन भी लगभग समाप्त है। लगभग इसलिए शब्द जोड़ रहा हूँ कि और भी मैं बना सकता हूँ, उसमें वीडियो और डाल सकता हूँ, लेकिन वह चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब वीडियो बनाना है तो और इधर उधर से करके बनाया जा सकता है, संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो नाउन समाप्त है, प्रोनाउन समाप्त है, आर्टिकल समाप्त है, वर्ब समाप्त है, पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस समाप्त है, ठीक है ना। तो ये 1 by 1 करके आपके पास देखिए, वॉइस कंप्लीट समाप्त है, नरेशन कंप्लीट समाप्त है, ठीक। अब बाकी क्या रह जाता है भाई? नॉन फाइनाइट वर्ब और कंजक्शन क्लास रह जाता है, प्रीपोजिशन रह जाता है, यही रह जाता है। मॉडल कंप्लीट समाप्त है, देयर इट का प्रयोग पूर्ण रूप से समाप्त है। अब सोचिए, अगर इस तरह से अगर आप सर्च करते हो किसी भी यूट्यूब चैनल पर, तो इतना सिस्टमेटिक मैटर आपके पास नहीं मिलेगा किसी अदर चैनल पर। तो सबसे पहले मेरे प्रोजेक्ट को समझिए और A to Z अगर आपको तैयारी करना है, बिल्कुल जीरो है भैया, तो लग जाओ, आज से ही लग जाओ। चले, ये तो पुरानी बात हो गई। अब आज क्या करना है आपको? हाँ देखिए, ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, कभी कभी सजेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। टेंस में क्रिया टू बी फिनिश्ड हो चुका है और क्रिया टू हैव चल रहा है। टू हैव में लास्ट वीडियो आपके पास जानी बाकी है, फ्यूचर टेंस की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पहुंच जाएगी। उसके बाद शुरू हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्रमबद्ध, देखिए भाषा विज्ञान है, क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज खुद में भाषा विज्ञान है। जब तक आप क्रम से नहीं पढ़ोगे भैया, तब तक इंग्लिश आना मुश्किल है। तो टू बी समाप्त है, टू बी का सारा स्ट्रक्चर्स मैं दे चुका हूँ।
अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, किनमें? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में। तो जो 15 टेंस की मैं चर्चा किया था, 15 टेंस में सर्वप्रथम मुख्यतः 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में 2 ही क्रियाओं का प्रयोग होता है, या तो लिंकिंग वर्ब टू बी का या लिंकिंग वर्ब टू हैव का। ओके, तो 1 by 1 मैं पढ़ा रहा हूँ। 1 बी टू बी का प्रयोग यानी लिंकिंग वर्ब के रूप में फिनिश्ड हो चुका है, टू हैव का होने वाला है। तो अब हम टू बी पर एक्सरसाइज आपको कराने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वहाँ सेंटेंस कम पड़ जाते हैं। अब स्ट्रक्चर वहाँ से आप पढ़ेंगे, हिंदी भी स्ट्रक्चर और इंग्लिश भी, और अभ्यास आप यहाँ से करेंगे। क्या जी, इसकी प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा, ठीक ना। तो टेंस एक्सरसाइज नंबर 1, इज एम आर सेंटेंसेस। तो इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है भैया? इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है बताइए? इज एम आर का प्रयोग होता है कहाँ पर? प्रेजेंट टेंस में। कहाँ होता है? प्रेजेंट टेंस में। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस में होता है। और प्रेजेंट टेंस में अगर प्रेजेंट टेंस की हिंदी पहचान लिया जाए तो सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? है होगा, या है होगा, या आपका हुम होगा, या आपका हो होगा। तो हिंदी से इंग्लिश की तरफ आपको बढ़ना है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है। अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको आ गया तो समझिए इंग्लिश दौड़ने लगी। तो प्रेजेंट, देखिए इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस की ये पहचान होती है कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर हाय हूं वो होता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, बशर्ते आपको प्रेजेंट टेंस के काइंड को समझना पड़ेगा। अगर इस है हूं हो के पहले न तो ताते ती हो, न रहा रही हो, न चुका चुकी हो, लिया ली हो, या समझ गए ना, समय के साथ रहा रही हो, अगर ये सब बात नहीं है तो वह शुद्ध रूप से प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस होगा, उसका काइंड नहीं होगा। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी 4 यानी 4 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर अगर इनके पूर्व इंडेफिनिट की पहचान नहीं है, कंटीन्यूअस की नहीं है, परफेक्ट की नहीं है और परफेक्ट कंटीन्यूअस की नहीं है, तो वह सेंटेंस ऑलवेज कहाँ होगा? प्रेजेंट टेंस में। ऐसी स्थिति में है हूं के लिए लिंकिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, है हूं, ठीक है ना, के लिए लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भैया? इनके लिए, ये पूरे के लिए आपको लिंकिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर वाक्य के अंत में है हूं हो है, तो एक लिंकिंग वर्ब टू हैव भी आएगा, लेकिन उसमें जनरली क्या होता है? के पास होना जुड़ता है, यानी के पास है। तो प्रेजेंट टेंस में अगर टू हैव का प्रयोग करेंगे तो इज हैव नहीं आएगा, तब क्या आ जाएगा? हैज हैव होगा। तो आज से संकल्प लीजिए कि मुझे इंग्लिश सीखकर ही रुकना है। तो इस प्रैक्टिस बैच से मैंने कहा था प्रैक्टिस बैच भी चलेगा, ये प्रैक्टिस बैच इसको समझिए आप। तो अब एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। यहाँ पर इज एम आर क्या है? ये क्रिया लिंकिंग पर टू बी इसको कहते हो, इन्फिनिटिव फॉर्म में क्या है? ये इन्फिनिटिव फॉर्म है भैया। तो जो लोग आज खोले हैं चैनल, ये सारी बातें उनके लिए है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे वो तो क्रम से पढ़ ही रहे हैं, उनके लिए पुरानी बात होगी।
या यहाँ पर इसको आप बी भी कह सकते हो। तो बी को बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। बी को क्या कहा जाता है? बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। ध्यान देना, ठीक। ये चाहे इन्फिनिटिव हो चाहे बेयर इन्फिनिटिव हो, यानी इन्फिनिटिव में टू, बी में टू जोड़ दोगे तो इन्फिनिटिव होगा और टू हटा दोगे तो बेयर। बेयर का मतलब नंगा, यानी विदाउट ड्रेस हो जाएगा, ठीक। तो यह क्या होता है? ये क्रिया का ओरिजिन फॉर्म होता है। ओरिजिन फॉर्म होता है, ओरिजिन फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक ना। ओरिजिन फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। अब इनके फॉर्म चलते हैं, तो इसका टू बी या बी का फॉर्म चलेगा तो इज एम आर होता है प्रेजेंट फॉर्म, वाज होता है पास्ट फॉर्म, और बी क्या होता है? थर्ड फॉर्म, और बी क्या होता है? इंग फॉर्म। तो इसके लिए इन डिटेल जानने के लिए आपको वर्ब के चैप्टर में जाइए, लिंकिंग वर्ब टू बी उठाकर पढ़ जाएंगे, तो फिर देखिए कि कितना मजा आता है। तो चलते हैं हम इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में शुरू करने जा रहे हैं। इस पर सेंटेंसेस आपको बता रहे हैं। अब बताइए प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करने जा रहे हैं तो इतना मीनिंग ये देगा। तो प्रेजेंट टेंस में चारों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। कौन कौन भैया? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है, ठीक ना। उसके बाद निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है, निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, ठीक ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। चलिए, ठीक। या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यहाँ निगेटिव लिखना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। चलिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है, ठीक ना। ये चार प्रकार के वाक्य, चार प्रकार के वाक्य आप हर टेंस में पढ़ेंगे। हर टेंस में, जैसा कि मैं फाउंडेशन में, भाई फाउंडेशन बैच मतलब A to Z यानी टेंस का खुला हुआ है, यानी टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़ाता आ रहा हूँ। अब देखिए, मैं चर्चा कर चुका हूँ और बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस ये नंबर 1 है, ये 2 है, और ये आपका 3 है, और ये आपका 4 है। टेंस में इन्हीं दो का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसका जी 1, 2 का। इस अफर्मेटिव सेंटेंस से उत्पत्ति होती है इंट्रोगेटिव, और इस निगेटिव सेंटेंस से उत्पत्ति होती है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को वन टाइम वन प्लेस पर निगेटिव में नहीं चेंज करना चाहिए। ये मूलभूत बातें हैं टेंस की, नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब, हम यहाँ पर लिखते हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, और तुरंत बढ़ा दें कि मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है, तो वहाँ पर विरोधाभास पैदा हो गया। ऐसा वाक्य बिल्कुल नहीं बन सकता है। कोयला काला होता है और कोयला काला नहीं होता है, ऐसा वाक्य नहीं बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंस स्वतंत्र है और निगेटिव स्वतंत्र है। तो अफर्मेटिव से उत्पत्ति हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, यस नो टाइप या WS टाइप। इसके लिए आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जाना पड़ेगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की प्लेलिस्ट खोलिए, सब कुछ आपको मिलेगा विधि विधान से। तो सबसे पहले तो भैया इस चैनल को समझिए, इंग्लिश ग्रामर बाय RP सर है क्या। ऐसा YouTube के इतिहास में कहीं नहीं मिलने वाला है। आप
मिले अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख दे दीजिएगा कि कौन पढ़ा रहा है इस तरह से सिस्टमेटिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये भी दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप अथवा WS टाइप। तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं, अफर्मेटिव लेते हैं, अफर्मेटिव से क्या बना देते हैं, निगेटिव बना देते हैं, और निगेटिव लेते हैं, निगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देते हैं। इनमें भी दोनों बनाएंगे, यस नो टाइप, WS टाइप। तो ये आज का पहला दिन है, बहुत जोरदार होने वाला है, तो भाई बने रहिए, ठहरे रहिए, और आगे भाई आगे शुरू होगा जब 10 एक्सरसाइज नंबर 2, तो इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा। अब एक बात और बता दे रहा हूं, इज़ेमार का प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी पढ़ते हो। यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हो प्रेजेंट टेंस में, यह इज़ेमार क्या है, देखिए लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, और यह लिंकिंग वर्ब ही मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ठीक। अब प्रेजेंट टेंस में यह अकेले है, स्वतंत्र है, तनहा है मेन वर्ब, इसके आगे पीछे दूसरी क्रिया आ ही नहीं सकती है प्रेजेंट टेंस में, या पास्ट टेंस। फ्यूचर में आएंगे, फ्यूचर में शैल विल का प्रयोग होगा। तो मैं 1 बाय 1 एक्सरसाइज भी कराऊंगा, जैसे 1 बाय 1 पढ़ाता आया हूँ। अब यह अकेले है, तो इसे आप फुल वर्ब भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, फुल वर्ब भी आप कह सकते हो, समझ गए कि नहीं। ये सिस्टम है। जनरली क्या होता है कि इधर रुको, थोड़ा सा कट रहा है, इधर आपको मैं कर दे रहा हूँ ये, हाँ ठीक है, रुकिए थोड़ा कैमरा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, हाँ कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, हाँ ओके, अब तो आ गया ना। अब चलिए, अब हम सेंटेंस शुरू करते हैं। तो ये इज़ेमार का प्रयोग क्या होगा, लिंकिंग वर्ब के रूप में, इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाएगा, या ये खुद में मेन वर्ब होगी, या खुद में फुल वर्ब होगी। तो हम सेंटेंस शुरू करते हैं, कुछ वाक्य दे करके आज का क्लास हम ओवर करेंगे, परंतु इसमें कई क्लास लेंगे जब तक कि आपका जी न भर जाए। तो अगर जी भरने लगे तो बोल देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर अभी आप बस करिए, अब आगे शुरू करिए, क्या वाजवर शुरू करिए, ठीक है ना भैया। तो मैं चेंज कर दूंगा, चलो भैया। ट्रांसलेशन बहुत कठिन चीज नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर आप सही पैटर्न पकड़े हो, सही ट्रैक पर हो, लोग ट्रिक देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नो ट्रिक विदाउट ट्रैक। जब तक आप ट्रैक पर न हो, ट्रैक का मतलब भी जानते हो ना, रास्ता, वे, जैसे ट्रेन का ट्रैक होता है, तो ट्रेन का ड्राइवर तो बहुत मास्टर है, लेकिन ट्रेन अगर ट्रैक पर नहीं है तो कैसे दौड़ाएगा, नहीं दौड़ा पाएगा। तो पहले तो आप ट्रैक पर आओ, यानी ये एक सिस्टम है, ये भाषा विज्ञान है, सिस्टम को अपनाओ, ट्रैक पर आओ, तभी ट्रिक काम करता है। अर्थात नोट करी ट्रिक विदाउट ट्रैक, बिना ट्रैक का ट्रिक काम नहीं करता। और रही बात ट्रिक की, तो इंग्लिश में कोई ट्रिक नहीं होता है जी, मैथ्स में ट्रिक होता है, मैथमेटिक्स में ट्रिक होता है। यहाँ सब भौकाली हैं, वीडियो मेकर है, भौकाल बना डाले हैं।
हैं, अपनी टर्मोलॉजी मतलब थोप दे रहे हैं, इंग्लिश का तो एकदम तहस नहस कर डाले हैं। तो चलते हैं, हम सेंटेंस शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लिखते हो मोहन एक अच्छा छात्र है, मोहन एक अच्छा छात्र है, ध्यान देना। तो आपको करना क्या है, ट्रांसलेशन सीखना है। ट्रांसलेशन सीखना है तो ट्रांसलेशन जो सीखने का कंसेप्ट है, जिसे लोग ट्रिक बोल देते हैं, क्या है भैया? मोहन एक अच्छा छात्र है, तो आप है को पकड़ोगे, ओके। तो है तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन सीखिए आरपी सर के साथ, मजा आ जाएगा। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, निसंदेह आप प्रेजेंट टेंस लिख दो। अब इसके पूर्व देखो कि ता ते ती क्या इंडिफिनिट की पहचान है? नो। रहा रही क्या कंटीन्यूअस की पहचान है? नो। क्या चुका चुकी है परफेक्ट की पहचान है? नो। क्या समय के साथ रहा रही आया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है? नो। इसका मतलब ये शुद्ध रूप से प्रेजेंट टेंस सही है, ना इंडिफिनिट है, ना कंटीन्यूअस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो शुद्ध रूप से ये हो गया प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस अगर ये हो जाता है तो यह क्रिया टू बी होगी, हर हालत में टू बी, अथवा इसे आप बी कहोगे। अब बी कह रहे हो, ये मूलावस्था में मैं बात कर रहा हूं, मूलावस्था में यानी प्रेजेंट टेंस मिल गया और आपको ये क्रिया आपका इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिखो, इसको सीधा कर लो। अब ये हो गया लिंकिंग वर्ब टू बी, ठीक, या बी, ध्यान देना है। अब चलते हैं, क्रिया हो गई। अब यह क्या है भैया? इसका भाव है अफर्मेटिव, सकारात्मक भाव है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये आपको पहचानना पड़ेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपको क्या करना है आगे, एक कदम आगे। तो आज से शुरू कर दो, चाहे भैया प्राइमरी में पढ़ रहे हो, जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट, या आपको आगे कंपटीशन देना हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो जीरो से, तो सीखो मेरे साथ, ठीक है ना। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो मैं दे चुका हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और प्लस अदर वर्ड्स होता है। अदर वर्ड्स क्या होता है? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट यानी सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला कंप्लीमेंट होता है। और उसके स्थान पर भैया किसका प्रयोग होता है? नाउन का होता है, नाउन फ्रेज का होता है, एडजेक्टिव का होता है, एडजेक्टिव फ्रेज का होता है, एडवर्ब का होता है, एडवर्बियल्स का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है, पास्ट पार्टिसिपल का होता है, जेंडर का होता है, इंफिनिटिव का होता है, ठीक है ना। ये पूरी लिस्ट में दिया हूं, कहां पर? बोलिए, वर्ब का चैप्टर पढ़िए, खोलिए प्लेलिस्ट, कंप्लीमेंट पार्ट में जाइए, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट पढ़ लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तो अब मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, वह तरीका मैं आज बताने जा रहा हूं, उसी तरीका को बता रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं आता है तो हैज को पकड़ा और ये प्रेजेंट टेंस हो गया, इसके पहले इसका कोई काइंड का पहचान नहीं है, तो ये शुद्ध रूप से प्रेजेंट टेंस हो गया। और भाव क्या है आपका? सकारात्मक है कि वह एक अच्छा छात्र है। मोहन के बारे में क्या बताया गया? स्वीकृति सूचक यानी पॉजिटिव सेंस वाली बात की गई, पॉजिटिव स्टेटमेंट आया। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आता है तो यह पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है?
अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। कोई भी स्टेटमेंट क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। अगर सूचना भाव क्या है, सकारात्मक है तो अफर्मेटिव है, और भाव अगर नकारात्मक है तो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से ज्यादा काम करेगा आज के दिन, क्या काम करेगा, लेक्चर। इस लेक्चर को आप 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़ लेना। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं इस अफर्मेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्य के अनुसार चलते हैं। किसके बाद, देखिए मोहन एक अच्छा छात्र है, एक अच्छा छात्र है, किसके बारे में कहा गया, तो मोहन के बारे में कहा गया। ध्यान दीजिएगा, मोहन के बारे में। तो सब्जेक्ट पढ़ाते समय पार्ट साहब, सेंटेंस पढ़ाते समय सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, तो उसको भी आप पढ़िए। भाई पढ़ना तो पड़ेगा, एक वीडियो में आप चाहते हो कि हर चीज को मिल जाए वन टाइम में, तो वो झुनझुना है रोते हुए बच्चे का खिलौना। तो आप रोते हुए बच्चे बन कर पढ़ना चाहते हो कि एक सही इंसान के रूप में सयाना बालक बनकर पढ़ना चाहते हो, डिसाइड आपको करना है। तो चैनल को क्या करो, पकड़ लो, जकड़ लो, छोड़ो मत भैया। और आगे आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये तो आप जानो, ठीक है ना, कि क्या करना है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को ग्रो कराने में आप मदद करें। मदद करने का क्या तरीका है भैया, आप सबसे पहले तो लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है ना, तो उसकी रैंक बढ़ती है। उसके बाद दिल में आता है तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, और अपने मित्रों के बीच चर्चा कर देना कि एक चैनल मैंने खोज लिया है, इंग्लिश ग्रामर बाय आरपी सर। तो अपने भी पढ़ो, मित्रों को पढ़ाओ, घर परिवार में कोई भी भाई बहन है सबको बताओ, सबके सब पढ़े। घर बैठे आपको वो गजब की इंग्लिश मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं आप कर सकते हो। तो चलते हैं इस स्टेटमेंट में किसके बारे में, तो वाक्य में वक्ता द्वारा जिस किसी के बारे में बात की जाती है वही तो सब्जेक्ट होता है। सिंपल पहचान। तो एक अच्छा छात्र है, किसके बारे में कहा गया, मोहन के बारे में, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और मोहन के बारे में जो कुछ कहा जाएगा, जो बात कही जाएगी, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। तो यस फॉर सब्जेक्ट, ओपी फॉर प्रेडिकेट। समझ गए कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि मोहन जो सब्जेक्ट है तो है क्या, तो भैया ये है प्रॉपर नाउन। ध्यान दीजिएगा, अब ये है प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ पर्सन है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। बोलिए, तो ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया। और मैं बता चुका हूं टेस्ट पढ़ाते समय करे ही सी इट को तो विशेष रूप से बताया जाता है, क्योंकि वो पर्सनल प्रोनाउन को विशेष रूप से बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ही सी इट, उसके बाद सिंगुलर नंबर नाउन, उसके बाद मैं बताया हूँ सिंगुलर नंबर प्रोनाउन। याद कर लीजिएगा। तब पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट में तो छांट दिया जाता है आपकी सुविधा के लिए, जबकि वो भी क्या है, सिंगुलर नंबर नाउन ही है, परंतु एक सिंगुलर नंबर प्रोनाउन ही है, किंतु एक प्रोनाउन ऐसा है कि बड़ा खेल गड़बड़ कर देता है। आई सिंगुलर होते हुए भी कभी प्लूरल वर्ब ले लेता है, कभी सिंगुलर वर्ब ले लेता है, ये बड़ा गड़बड़ कर देता है। इसीलिए वहाँ पर अलग से बता दिया जाता है। अगर आई खेल नहीं बिगाड़ता तो सीधा लिखा जा सकता था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। और ना ही इस तरह से बिना आई को ही इट को अलग किए हुए आप सिंगुलर प्रोनाउन भी नहीं लिख पाओगे, सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन भी नहीं लिख पाओगे, तो उनको अलग करना पड़ता है। तो ही सी इट सिंगुलर नंबर नाउन ऑब्लिक सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। तो यह क्या हुआ भैया, प्रॉपर नाउन हुआ, ये सिंगुलर है, अर्थात सिंगुलर नंबर नाउन है। क्या भैया, सिंगुलर नंबर नाउन है। तो सिंगुलर नंबर जब नाउन है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
मोहन लिखते हैं, लिख दिया। तो सिंगुलर नंबर नाउन के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, इज का प्रयोग कर दो। तो सिंगुलर नंबर नाउन मोहन इज लिख दिया, इतना काम खत्म हो गया। यानी यहाँ पर हम सब्जेक्ट पार्ट लिख दिए, सब्जेक्ट पार्ट मोहन लिख दिए। अब प्रेडिकेट पार्ट में हमने वर्ब ले लिया, प्रेडिकेट पार्ट में क्या ले लिया, वर्ब ले लिया। और यह वर्ब क्या है भैया, लिंकिंग वर्ब है। खुद में क्या है, मेन वर्ब है। और खुद में क्या है भैया, बोलो, फुल वर्ब है। ध्यान देना, ऐसा क्यों, ये लिंक करती है दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को। एक पार्ट ऑफ स्पीच आपका ये नाउन है और दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच आपका कंप्लीमेंट पार्ट में होगा, जो सब्जेक्ट की व्याख्या करेगा, अतः उसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है। तो सारी चीजों को अगर आप पढ़ करके आते हो, लेते हो, ठीक है ना, तब जाकर के काम बनेगा। तो भैया आप क्या करो, मोहन इज गुड स्टूडेंट कर दिया, मोहन इज अ गुड स्टूडेंट। ध्यान देना। तो ऊपर का पार्ट तो आपका, यहां से आप ओवरलाइन बोलो, लोग अंडरलाइन नीचे लगाओगे तो अंडरलाइन और ऊपर से लगाओगे तो ओवरलाइन बोलो उसको। तो हमने यहाँ पर ओवरलाइन किया है ऊपर से, और नीचे जो है अंडरलाइन कर दिया। अब ये हो गया इंग्लिश का प्रेडिकेट और ये हो गया इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसको हमने बता दिया, ये तो हमारा लिंकिंग वर्ब है भैया, बताया ना, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। ये है हमारा लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब है, इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फुल वर्ब कहते हैं, फुल वर्ब कहते हैं। अब ये आपका कंप्लीमेंट हो गया, क्या हो गया, पहली नजर में यह कंप्लीमेंट होता है, पहली नजर में यह कंप्लीमेंट होता है। लेकिन काइंड ऑफ कंप्लीमेंट पे जाओगे तो आपको मिलेगा कि कंप्लीमेंट तीन प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। अगर कंप्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या देखिए, कंप्लीमेंट क्या है भैया, वह वाक्य का वह हिस्सा, क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला वह पद जो क्रिया के भाव को पूर्ण करता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। लेकिन कंप्लीमेंट अगर सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है तो वह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। देखिए मोहन इज यहाँ से कट कर दे, मोहन इज और अ गुड स्टूडेंट को कट कर दे तो मोहन इज का कोई मतलब नहीं, मोहन है। अरे मोहन क्या है यार, आदमी है, घोड़ा है, क्या है, ईंट है, पत्थर है, पता नहीं चलेगा। इसका मतलब कि यह इस क्रिया क्या कर रही है, इस मोहन और गुड स्टूडेंट को लिंक कर रही है। अब ये लिंक कर रही है तो ये कंप्लीमेंट पार्ट क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या करते हैं। कंप्लीमेंट में 1 2 3 वर्ड्स है, तो यह मोहन की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण कर रहा है। कह रहा है मोहन है भैया भला छात्र है, अच्छा छात्र है, गुड स्टूडेंट है। तो इस तरह से यह अफर्मेटिव सेंटेंस आपका बन गया। अब सवाल यह है कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस से आपको क्या बनाना है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या बनेगा, अरे भैया इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इंट्रोगेटिव बढ़ा लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं, इस अफर्मेटिव सेंटेंस से आप क्या बना लोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इस तरह से देख, अलग अलग टॉपिक में मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, अलग अलग स्टाइल से पढ़ाता हूँ। आप हैरान हो जाओगे कि वही आपकी सर है जो फाउंडेशन वाला स्ट्रक्चर दे के पढ़ा रहे थे। हाँ, एक्सरसाइज में इसको क्या पढ़ते हैं, एक्सरसाइज क्या पढ़ते हैं, ये देखो इसको क्या पढ़ते हैं, एक्सर, ठीक ना, ये देखो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक ना,
एक्सरसाइज, इस एक्स का उच्चारण कक्ष हो रहा है, ई का उच्चारण ए हो रहा है, एक्स का उच्चारण कक्ष हो रहा है और आर रही है, और इस सी का उच्चारण ये हो रहा है और आई का उच्चारण आई हो रहा है और एस का उच्चारण ज हो रहा है और ई क्या है, ई साइलेंट है, ई क्या है, साइलेंट है। तो ये एक्सरसाइज नहीं होता है बल्कि एक्सरसाइज होता है। तो टेंस एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब देखो, तो इससे हम क्या करते हैं, इस मोहन में क्या लगा देते हैं, क्या मोहन एक अच्छा छात्र है। ये देखिए, अब यह सेंटेंस आपका क्या बन गया भैया, अरे यह सेंटेंस बन गया इंट्रो। देखिए, इसको कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही बोलचाल में इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो यह इंट्रोगेटिव तो बना, लेकिन वाक्य के शुरू में क्या होने के कारण यह यस नो टाइप बना। क्या बना, यस नो टाइप क्या बना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, ठीक ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। तो जो तैयार नहीं कर पाए हैं चैप्टर, वो तैयार कर ले, इसीलिए मैं आज इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। लेकिन आगे हर वाक्य में यह तरीका नहीं लागू होगा, आपको सारी चीजें तैयार रहनी चाहिए, लिखा नहीं जाएगा, बोला जाएगा, लेक्चर दिया जाएगा और सेंटेंस की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अब चलते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए इस ईज को बाहर कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो हमने इसको बाहर कर दिया, इज मोहन, ठीक है, और गुड स्टूडेंट कर दिया। ये देखिए, गुड स्टूडेंट कर दिया, बन गया, ठीक है। अब क्या मोहन एक अच्छा छात्र है, इज मोहन और गुड स्टूडेंट, ऐसा टाइप हो गया। अब डब्ल्यू एच टाइप इसका बनाना चाहते हैं तो कैसे, क्या बनाओ, मोहन अच्छा छात्र क्यों है, नहीं, मोहन अच्छा छात्र कैसे है। अगर आप कहते हो कि मोहन अच्छा छात्र है, अब मैंने पूछा कि आप प्रमाणित करो कैसे है, तो आप उसके लिए क्या है, उसका गुणगान करना पड़ेगा। तो कैसे लगाया जा सकता है, मोहन, ठीक ना, मोहन एक क्या हो गया, अच्छा छात्र कैसे है, कैसे है, ये देखिए कैसे है। तो यहां पर हमने क्या किया, इस वाक्य में देखिए क्या लगा दिया, तेसरो टाइप हुआ। अब कैसे लगा दिया, तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, क्या हो गया, यानी क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है जी, क्वेश्चन वर्ड, ओके, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होगी, हाउ हो जाएगी, इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हाउ हो जाएगी। तो नीचे तो नहीं आएगा भैया, इसको ऊपर में ट्रांसलेट कर देता हूं, ठीक ना। अब यह वाक्य क्या हो गया, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या हो गया, WS टाइप, क्योंकि अब देखिए WS टाइप में हालांकि यहाँ हम H और W लिखेंगे, WS टाइप इसलिए कहा गया कि जनरली ज़्यादातर 99% यानी हाउ को छोड़ दिया जाए तो सभी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, WS से। जैसे WS से शुरू होती है, इसमें वाई जोड़ दो, ये देखो इसमें हो जोड़ दो, इसमें SE जोड़ दो, समझ गए। तो ये जो पोर्शन होता है इसीलिए इसका नाम जो है WS टाइप रख दिया गया। तो अब इसका ये हो गया आपका WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव। ये बोलो, थोड़ा सा फास्ट मैं लिख रहा हूँ, आवाज को सुनकर लिख लोगे।
या आप टेंस में क्रिया टू बी पढ़ चुके हो तो थोड़ा फास्ट चलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं राइटिंग ही नहीं समझ में आ रही, बोल तो रहा हूँ भैया ना, तो थोड़ा फास्ट तो चलेगा ही। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, अब इसका आप ट्रांसलेशन करना चाहते हो तो इसी सेंटेंस में आपको यहाँ पर इसी सेंटेंस में हाउ लगा देना है। क्या क्या, हाउ इज मोहन कर देना है, हाउ इज मोहन और ठीक है जी गुड स्टूडेंट कर देना है। ये देखिए स्टूडेंट कर देना, ट्रांसलेशन हो गया, कुछ नहीं है। अब एक निगेटिव सेंटेंस कोई ले लीजिए, कोई ले लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। हम कहते हैं कि सोहन, देखिए सोहन ईमानदार नहीं है, सोहन ईमानदार नहीं है। तो अब उसी टेंस में आपको रहना है, बता दिया हूं ये जब का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में है। तो ये आपका बताइए निगेटिव सेंटेंस है, क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है, साथ में लिख दिया। अब इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, तो सोहन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आप जैसे मोहन वैसे सिंगुलर, सोहन इज नॉट ऑनेस्ट हो गया, क्या हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट। अब यहाँ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में यहाँ का जो प्रयोग था नाउन फ्रेज के रूप में था, मुख्य शब्द हमारा स्टूडेंट था, इसके पहले गुड लग गया लड़की, इसे आप नाउन फ्रेज कहोगे, सिंगल वर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑनेस्ट आ रहा है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हो। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब करना क्या है कि सोहन ये निगेटिव है, ठीक है। अब मोहन के साथ नहीं बना सकते थे कि मोहन अच्छा छात्र नहीं है, अगर ऐसा बनाते हो तो बिल्कुल वो रॉन्ग है, इसको अलग सेंटेंस देना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या लगा देते हैं, क्या सोहन ईमानदार नहीं है, ये देखिए, तो ये आपका बन गया, क्या बना भैया, इस निगेटिव से बन गया यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये बन गया यस नो टाइप, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या बन गया, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या बन गया, ठीक, ये बन गया, ओके। तो इसमें क्या करना है, इस क्या कि कोई इंग्लिश तो होती नहीं है, इसी को इसको बाहर कर देते हैं, यहाँ पर फ्रंट पर ला देते हैं, कहाँ ला देते हैं, फ्रंट पर ला देते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा इज सोहन, क्या हो जाएगा, इज सोहन नॉट ऑनेस्ट, ठीक है ना। अब देखो कुछ बच्चे जो है पढ़ने में ठीक ठाक है इंग्लिश, तो मेरा फाउंडेशन कोर्स देख करके वो सोचते होंगे कि यार बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। तो देखिए सारी तेजाई आपकी यहीं पे निकल जाएगी, प्रैक्टिस बैच में सारी तेजाई निकल जाएगी। तो वो आप जो अहम पाले हो वो आपका भ्रम है कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ, चाहे जो भी हो, जैसा टॉपिक है जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ठीक है भैया, उस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ, एक मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, इंग्लिश ग्रामर का एक्सपर्ट हूँ, ये बता दे रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है, आप जान जाओगे जब सारे क्लास लोगे। तो इज सोहन नॉट ऑनेस्ट, क्या सोहन ईमानदार नहीं है। अब इसको WH टाइप में अगर चेंज करना है तो क्यों लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, क्यों लगा दो, सोहन कहीं ईमानदार क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये हो गया। तो अब जैसे क्यों लगा दिए देखो, तो क्या हो गया, W
वाई होती है। यही कारण है इसका नाम क्या हो गया, WS टाइप। WS टाइप हो गया। अब बाकी तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो ये है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया भैया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो करना क्या है, कुछ नहीं, इस क्योंकि इंग्लिश को सर्वप्रथम जोड़ देना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि वाई लगा देते हैं। तो वाई इज सोहन, वाई इज सोहन नॉट ऑनेस्ट कर दिया। ओके, तो आज तो भैया 4 ही सेंटेंस हो पाए, एक अफर्मेटिव, फिर उसका अरे 2, एक अफर्मेटिव, फिर क्या किए उसका इंट्रोगेटिव बनाया, फिर WS टाइप, 3 हो गया और 3 6, कुल 6 हो गए। अब आगे ये तरीका नमूना है, शुरू में बता रहा हूँ, आगे इस तरह से थोड़े मैं लिखूंगा, आप दोहरा जाइए, फाउंडेशन कोर्स वाला पूरा प्लेलिस्ट से निकालिए, 2B का स्ट्रक्चर निकालिए सबको। अब फटाफट मौखिक लेक्चर चलेगा कि क्या है, आपको मौखिक पर जानना पड़ेगा। मेरा अपना एक सिस्टम है पढ़ाने का ऑफलाइन का, तो वही ऑफलाइन वाला सिस्टम यहाँ भी अपना रहा हूँ। अगर आप सोचते हो आगे सोचोगे नहीं आ रहे तो फटाफट बता रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे, कुछ लिख नहीं रहे, तो आपके बस का नहीं है मेरे इंग्लिश को न पढ़ना न समझना। कान खोल करके सुन लीजिए, तो सावधान हो जाइए, पीछे का सारी चीज़ें तैयार रखना पड़ेगा, तभी संभव है समझना। तो अगले क्लास तक के लिए अब ये शुरू हो गया चैप्टर, अब इसी में और चलेगा, यही हेडिंग चलेगी, यहाँ नंबर 2 हो जाएगा। खूब कराऊंगा, एक्सरसाइज खूब होगी, मन मान जाएगा और इंग्लिश आने लगेगी। इस तरह के वाक्य स्पोकन में भी बोले जाते हैं और रिटन में तो आते ही रहते हैं। तो शुरुआत होगी, एक अच्छा ट्रांसलेशन आपको आएगा। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।